इनमें से कुछ एक दो मेरे बैचमेट भी यहाँ पर है। तो हम लोगों को थर्ड ईयर में हाइपर प्लास्टिक इलियोसिकल, है ना, टीबी पूछा था। ठीक। और मैंने तो पहली बार ही सुना था वो नाम। तो भी हम टीबी घुसा है तो क्या करो, है ना। तो मैं बताऊंगा ये क्या होता है। ठीक। माइक ऑफ करो। ठीक है। तो हम लोग बेटा इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहे हैं। तो इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस तीन रूप में होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, हाइपरप्लास्टिक। पहला आ रहा है प्राइमरी इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस। ये गेस्ट आईडी किसकी है? कौन है गेस्ट आईडी से? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया। सर वो डायरेक्ट लॉगिन ही से किया है। हाँ? कौन है? माइक ऑफ। ठीक है, मेरी आवाज आ रही? यस सर, आ रही है। चलो। तो प्राइमरी इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस पढ़ रहे पहले हम लोग। दो एन अनकॉमन डिसीज इन डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि विकसित देशों में तो टीबी नहीं होता, है ना। तो इंटेस्टाइनल टीबी होना तो बहुत दूर की बात। क्लियर है? अभी आप सुन रहे हो कि बीसीजी का वैक्सीन जहां जहां लगा है वहां कोरोना कम है, और यूरोप और अमेरिका में तो टीबी होता ही नहीं है, तो वहां पे बीसीजी का टीका नहीं है। और बीसीजी का टीका अपने एमपी मतलब इतने इंडिया में बहुत कॉमन है, इसलिए हमारे यहाँ कम और मृत्यु दर भी कम हो रही है बिकॉज ऑफ बीसीजी। अब ये तो सर्वे और होगा तो मालूम पड़ेगा, रिसर्च। लेकिन डेवलप कंट्रीज के अंदर टीबी न के बराबर है। तो इंटरनेशनल टीबी देखना तो बहुत ही दूर की बात। बट ये इलियोसिकल रीजन में, इलियम का जो अंतिम हिस्सा होता है सीकम में, यहाँ पर टीबी देखने को मिल सकती है। टीबी होता क्या है? केशियस नेक्रोसिस होने लग जाता है। आप सबको पढ़ाया गया है, इट इज अ ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन, जिसके अंदर न्यूट्रोफिल पहले आती है, वो अटैक करती है बैक्टीरिया पर, वो नहीं मरता, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। फिर मोनोसाइट आती है, फिर एपिथेलियोइड्स बनते हैं, फिर जेन सेल बनती है, फिर हार्ड ग्रेनुलोमा, फिर सॉफ्ट ग्रेनुलोमा, फिर केशियस नेक्रोसिस। यही टीबी है। तो शुरुआत में तो है ना, ये जो शुरुआती टीबी होती पहली बार, इसे हम घोंस फोकस बोलते हैं। आपकी बुक में जो डायग्राम दिख भी रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये पहला जो दिख रहा है आपको, दे आर द घोंस फोकस। ये प्राइमरी इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस का की नोट सिम्टम है, यह साइन है, एंडोस्कोपी में मालूम पड़ेगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। दूसरा, सेकेंडरी टीबी, सेल्फ फ्लोइंग, सेल्फ swallowing द स्पूटम इन द पेशेंट। मैंने बताया ना, जिसको लंग्स की टीबी है, खांसी बहुत आ रही है और गलती से उसने स्पूटम स्वालो कर लिया, ठीक है, तो उसको सेकेंडरी टीबी हो सकती है। ये भी टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम में ज्यादा कॉमन होती है। ठीक है। और इसके अंदर है ना ट्रांसवर्स लेजन बनते हैं। जो डायग्राम मैंने अभी दिखाया था उसके जस्ट साइड वाला जो है, उसमें ट्रांसवर्स लेजन दिख रहे हैं। ट्रांसवर्स घाव, आड़े घाव, ये की नोट पैथोलॉजी है सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस की। होना तो इसमें भी केशियस नेक्रोसिस है, पाए तो इसमें भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जाएंगे, बट प्राइमरी में घोंस फोकस पाए जाते हैं, छोटे छोटे धब्बे, लिम्फ नोड जैसे, और इसमें ट्रांसवर्स घाव पाए जाते हैं। दे आर द सेकेंडरी टीबी। नाउ थर्ड, हाइपरप्लास्टिक इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस। दिस इज अ वेरिएंट ऑफ अकरिंग सेकेंडरी टू द पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ये भी लंग्स की टीबी के बाद ही होता है। ये बहुत डिटेल में है थर्ड ईयर में, सर्जरी में थर्ड ईयर में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है। तो ये बेसिकली सीकम में पाया जाता है, कोलोन में पाया जाता है। ठीक है। और इसमें
स्किप्ड लेसन जैसे ही घाव बनते हैं, लेकिन चॉकलेटी घाव दूर दूर बनते हैं। देखो ये जो आपको थर्ड नंबर का डायग्राम दिख रहा है, दिट इज अ हाइपरप्लास्टिक इलियोसिकल टीबी। ठीक है, ये डिटेल में है थर्ड ईयर में, इसलिए मैं नहीं बता रहा इसके अंदर। तो ये इंटेस्टिनल टीबी है। हमेशा इसमें हिस्ट्री मिलेगी लंग्स टीबी की। व्यक्ति दिन पर दिन दुबला होता जाएगा, खांसी की हिस्ट्री रहेगी, सालों सालों खांसी आती है, रात को बुखार आता है। ठीक है, और बेहतरीन ब्लीडिंग होती है इसमें भी, टीबी में जबरदस्त लंग्स से ब्लीडिंग होती है, हिमोप्टाइसिस, और इसमें भी जो है वो ब्लीडिंग होगी जिसको मेलिना बोलेंगे। टेस्ट कराएंगे, स्टूल टेस्ट ले लो आप या एंडोस्कोपी, तो ये लेजन समझ में आएंगे ही आएंगे। मॉन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव आएगा। माइक ऑफ करो भैया। कहाँ पढ़ते हो आप लोग? कहीं ठोका ठाकी चल रही है, क्या चल रहा है ना? स्थिति बहुत खराब है। अगली है एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर यानी टाइफाइड। ये भी इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, हालांकि ये फिर भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा जब मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाऊंगा। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होने वाला बुखार, हाथों का बुखार, जिसमें पेयर्स पैचेस जो कि लिम्फ नोड होते हैं हाथों के, और सबसे पहले इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, और इसमें भी घाव बनते हैं। इसकी विशेषता, इसमें वर्टिकल घाव बनते हैं। सेकेंडरी टीबी में कैसे घाव बनते थे? ट्रांसवर्स। और इसमें कैसे घाव बनते हैं? वर्टिकल। ये टाइफाइड के घाव की विशेषता। ठीक है, बाकी कोई काम का नहीं। इसमें विडाल टेस्ट कराना पड़ेगा, पॉजिटिव आएगा। इसमें जीआईटी के सिम्टम्स आते हैं, अंदर के अंदर बुखार आता रहता है। तो ये एंट्रिक फीवर है, ये आपको पढ़ाया जाएगा जब मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाऊंगा। फूड पॉइजनिंग, डिसेंट्री, अमीबी डिसेंट्री, बेसिलरी डिसेंट्री, ये आपको पैरासाइटोलॉजी में पढ़ाई जाएगी मेरे ही द्वारा। ठीक है, चलो तो अब जो क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं नेक्स्ट। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है ना, वैसे ये भी सेकंड ईयर में नहीं आता है, बट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो ऐसी बीमारी जिसमें हमारी हाथों में, स्पेशली इलियम जेजुनम का लोअर पार्ट में यदि कोई इन्फ्लामेशन हो जाए या अल्सरेशन हो जाए या फिर और कोई प्रॉब्लम हो, जिससे वह माइक्रोविलाइज जो वहां से जो जेजुनम और इलियम में पाए जाते हैं वो न्यूट्रिएंट को अवशोषित न कर पाए। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का वो भी नीचे वाली जेजुनम से निचले हिस्से से जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसका मेन काम जो होता है वो क्या होता है? इसका मेन काम है कि वो भैया हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, इसका मेन काम है वो एब्जॉर्प्शन करे। डिओडनम का मेन काम डाइजेशन था, और जेजुनम का लोअर पार्ट और इलियम, इसका मेन काम एब्जॉर्प्शन है। जितने भी हम खाते पीते हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट, वो दैट विल एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन, और ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आपने जो खाया वो शरीर को लगेगा ही नहीं। आपने विटामिन खाया, शरीर में आएंगे ही नहीं। प्रोटीन खाया, शरीर को लगेगा ही नहीं। आयरन खाया, एनीमिया हो जाएगा यदि फिर भी खा रहे हो उसके बावजूद भी। तो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम ये पढ़ते हैं, इसकी वजह देखते हैं। बाकी सिम्टम बहुत इजी होंगे। खाना एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो एक तो स्टूल के थ्रू बाहर हो जाएगा, और उस वजह से शरीर में बहुत सारी जैसे वीकनेस आ जाएगी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मिलेगा, विटामिन ए कम हो जाएगा तो रतौंधी रोग हो जाएगा, बी कम तो बेरी बेरी, सी कम तो स्कर्वी, डी कम तो रिकेट्स, प्रोटीन कम तो मेरास्मस, क्वाशियोरकर, ढेर सारी बीमारियां जो कुपोषण से होती है वो सब इसमें देखने को मिलेगी। एक होम्योपैथिक रेमेडी है, मुझे लगता है सबसे पहली रेमेडी है एब्रोटेनम। उसमें भी व्यक्ति खूब खाता है, वाइल ईटिंग वेल लूजेस फ्लैश। उसमें लिखा हुआ है डिफेक्टिव डाइजेशन, डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन, डिफेक्टिव एसिमिलेशन। तो उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। एब्रोटेनम बहुत अच्छी दवाई है इसके लिए, क्यों खाता भी है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होता है फूड, इसलिए कुपोषित रहता है वो बच्चा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम इज, सिंड्रोम क्यों? अलग अलग न्यूट्रिएंट में अलग अलग लफड़े की वजह से अलग अलग सिम्टम्स आ रहे हैं। सिंड्रोम characterized by the impaired intestinal absorption of nutrient। ऐसी बीमारी जिसमें इंटेस्टाइनल न्यूट्रिएंट जितने भी होते हैं वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, स्पेशली फैट। और इसी वजह से जब फैट एब्जॉर्ब नहीं होती तो वो स्टूल में पास होती है, और स्टूल में यदि फैट ज्यादा मिलती है
उस बीमारी को हम स्टेटोरिया बोलते हैं। स्टेटोरिया, स्टेटोरिया। क्लियर है? चलो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमएस होता है। प्राइमरी मतलब कि हाथों में ही प्रॉब्लम है, सेकेंडरी मतलब लफड़ा कहीं और है, बेचारा भुगत किसको पड़ना पड़ रहा है? हाथों को। सिम्टम्स क्या होंगे तो देखते हैं। स्टेटोरिया मैंने बताया आपको, फैटी, बल्कि, फ्रॉदी स्टूल आएगा। क्रोनिक डायरिया, अब खाना पचेगा नहीं तो लूज मोशन लगना ही है, पेट फूलेगा, है ना। इसके अलावा बारबीगो में भी फ्लैचुलेंस गैस बनती है, गैस की गोले गोले जैसा लगता है। एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी। वेट लॉस, अब शरीर को लगेगा ही नहीं खाना, तो इसलिए शरीर का वजन झटका जाएगा। मसल्स वास्टिंग हो जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रोटीन डेफिशिएंसी। डिहाइड्रेशन, क्योंकि पानी भी अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है। ब्लड प्रेशर घट जाएगा। और मल्टीविटामिन की कमी से अलग अलग बीमारी आप लिख देना। ए कम तो रतौंधी रोग, बी कम तो बेरीबेरियन पेलेग्रा, सी कम तो स्कर्वी, डी कम तो रिकेट्स, ठीक है, प्रोटीन कम तो मेरास्मस, आयोडीन कम तो गोइटर। ठीक है, वजह बहुत सारी हो सकती है, इन्फ्लामेटरी एंड ऑल, माइक्रोविलाय डिस्ट्रॉय हो गए, ये हो गए, वो हो गए। इन्वेस्टिगेशन में आप सारा टेस्ट कर लेना, एल्बुमिन, प्लाज्मा प्रोटीन कम मिलेंगे, विटामिन ए कम मिलेगा, आयरन कम मिलेगा। ठीक है, चलो, तो ये पता होना चाहिए मालेसन सिंड्रोम। ठीक है, ठीक है। अपेंडिसाइटिस नहीं पढ़ना, थर्ड ईयर में आएगा। पाइल्स नहीं पढ़ना है, थर्ड ईयर में है। ठीक है, तो मुझे लगता है इट इज ऑल अबाउट योर जीआईटी। ठीक है, जीआईटी में इतना ही था। थोड़ा आगे बढ़िए, एक नया चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक आता है, निकालिए सॉफ्ट टिश्यू वाला चैप्टर। सॉफ्ट टिश्यूज थोड़ा पीछे आएगा, एंडोक्राइन के पीछे। सॉफ्ट टिश्यूज मेरे इसमें बुक चैप्टर नंबर 23 है, सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर। निकाल लो आराम से पीडीएफ में। 29 चैप्टर है मेरे इसमें, सॉफ्ट टिश्यूज ट्यूमर। ठीक है, चलो, तो इसके अंदर एक टॉपिक पढ़ना है, छोटा सा 5 नंबर में आता है, वो है किलोइड। सो वो निकाल लीजिए। मैं अभी जस्ट इस क्लास के बाद में आपको किलोइड की फोटो भेजूंगा, है ना, गूगल इमेज से डाउनलोड करके आप भी कर सकते हो और आप भी ग्रुप में भेज सकते हैं। तो किलोइड क्या होता है बेटा? जब भी कभी चोट लग जाती है, या पहले वैक्सीन लगते थे जैसे ठप्पे के ठप्पे, या जल गए, कट लग गया, कोई घाव हो गया, तो स्कार बनता है। जैसे देखो यहाँ पे भी मुझे भी थोड़ा सा स्कार ही है ना। लेकिन कभी कभी फाइब्रोब्लास्ट और कोलाजन में एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, अत्यधिक मात्रा में जो है वो कोलाजन, फाइब्रोब्लास्ट उस चोट वाली जगह पर इकट्ठा हो जाता है, और उस वजह से एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। ठीक है, एक मिनट है ना, एक मिनट। मेरी आवाज आ रही है अब? चलो, यस सर। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है, इसे हम किलोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किलोइड। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, किलोइड जो होता है उसमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है स्कार की। जितना स्कार बनना चाहिए उससे कहीं गुना स्कार बनता है। जो किलोइड की बड़ी समस्या है वो ये कि कंटिन्यूसली ये बढ़ता ही जाता है, और बढ़ते 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 बढ़ते, है ना, जैसे ट्यूमर जैसी ग्रोथ करवा लेता है। समस्या ये है कि इसको काटो ना, फिर आ जाता है, काटो फिर आ जाता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो फिर इसके अंदर क्या करना पड़ता है कि हमको किलोइड के अंदर ही विटामिन ए का मेरी आवाज सुनते रहिए। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। जी सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर।
चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। मैं दिख तो रहा हूं? हमारे यहाँ लाइट चली गई थोड़ी सी। ओके, दिख रहा हूँ। तो किलोइड एक ऐसी समस्या है जिसके अंदर स्कार कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जाता है और बढ़ते 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 ट्यूमर जैसी ग्रोथ करा लेता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसको काटोगे तो फिर आ जाएगा, फिर काटोगे फिर आ जाएगा। तो इसके अंदर किलोइड में हमको विटामिन ए या स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज किलोइड। मैं पढ़ता हूँ, लेकिन ये आपको समझ में तभी आएगा जब मैं इसकी पिक दिखाऊंगा। तो मैं इसकी पिक दिखा रहा हूं आपको, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एक मिनट में सर्च कर रहा हूं। एक यस, ये देखिए, इसमें कान के अंदर दिख रहा है, कान के अंदर आपको जो है वो एक किलोइड दिख रहा है। दिस इज, ठीक है। और ये कान में क्यों हो रहा है ज्यादा? ये लड़कियों ने कान में छेद करवाए होंगे। ठीक है, तो कान में छेद कराए थे बालियां पहनने के लिए, तो किलोइड बन गया। ये देखिए, ये इसके हाथ में ये स्कार बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, ये देखिए, सबसे अच्छा मुझे यही डायग्राम दिखा। ये इसमें गठान की गठान जैसा ट्यूमर दिखता जा रहा है। ये यहाँ पर चोट लगी थी, लेकिन अब ये बढ़ता ही जा रहा है। तो दिस इज अ किलोइड। ठीक है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। चलो करें स्टार्ट। किलोइड, किलोइड इज अ प्रोग्रेसिव फाइब्रस ओवरग्रोथ, प्रोग्रेसिव फाइब्रस ओवरग्रोथ। ठीक है, जिसके अंदर स्कार बढ़ता ही जाता है इन रिस्पॉन्स टू अ क्यूटेनियस इंजुरी। और ये क्यों हो रहा था, किसके रिस्पॉन्स में रहा था बेटा? क्यूटेनियस इंजुरी। क्यूटेनियस इंजुरी के साथ ही तो होगा, अदरवाइज तो फर्क नहीं पड़ता। भैया बर्न हो गया, चोट लग गई, घाव बन गया, फिर स्कार बनना है। और स्कार कंटिन्यूस बढ़ता जाए तो ही तो किलोइड कहलाता है। सच एज बर्न, इंसिजन, इंसेक्ट बाइट, या पहले होते तो वैक्सीनेशन। अपने पापा वापा की उम्र में देखना, दादाजी या पापा को, उनको बड़े बड़े क्या लगे हुए हैं, ऐसे स्कार बने हुए हैं, वो वैक्सीन लगा हुआ था उनको। ठीक है, चलो। किलोइड्स आर फाउंड मोर ऑफन इन द ब्लैक, ये निग्रोज में ज्यादा होता है बेटा। वी डोंट नो व्हाई, बट ये निग्रोज को ज्यादा होता है। ग्रॉसली किलोइड इज अ फर्म स्मूथ पिंक रेस्ड पैचेस। अब भी मैंने फोटो बताई थी, अब हल्का सा उभरा हुआ था ये। ठीक है, उभर के आया हुआ था किलोइड, जिसके अंदर बिल्कुल रेस्ड पिंक पैचेस था। ठीक, histologically it is composed by thick homogeneous hyaline bands of collagen mixed with the fibroblast। आप सब जानते हैं कि कोलाजन और फाइब्रोब्लास्ट मिलकर ही स्कार बनाते हैं। बहुत ज्यादा अतिरिक्त बन जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? किलोइड। ठीक है, चलो। किलोइड और हाइपरट्रॉफिक स्कार में एक अंतर है। स्कार जो थोड़ा सा बड़ा हो गया, और किलोइड में एक मुख्य अंतर है कि स्कार कभी भी 6 महीने 5 महीने से ज्यादा लंबा कंटिन्यू ग्रोथ नहीं करता, लेकिन किलोइड बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। हाइपरट्रॉफिक स्कार को काट दोगे कभी और आगे फिर ग्रोथ नहीं करेगा, लेकिन किलोइड को आप जितनी बार काटोगे फिर नया उग के आ जाएगा, जैसे घास होती ना ऐसे। तो इसलिए किलोइड का ट्रीटमेंट आपकी बुक में लिखा नहीं है, बट ट्रीटमेंट है इंट्राकिलोइडल ऑफ इंजेक्शन विटामिन ए, या इंट्राकिलोइडल इंजेक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड को आपको किलोइड में डालना पड़ेगा, वो जड़ से सूख जाएगा, फिर वो काट दो फिर कभी नहीं आएगा। जैसे पेड़ सुखाने के लिए गांव में लोग करते हैं
परमानेंटली पेट सुखाना हो तो उसके स्टेम में हिंग को कूट देते हैं, अंदर की तरफ डाल देते हैं हिंग, है ना, तो फिर वो सूख जाता है जड़ से वो पेड़, फिर कभी भी वापस नहीं उगता। तो इट इज ऑल अबाउट केलॉइड। समझ में आया? ठीक है, ठीक, 1 मिनट है, मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, 1 मिनट। नेक्स्ट टॉपिक निकालिए, पेप स्मीयर। चलो, हमारे इंदौर में बहुत जबरदस्त आंधी तूफान चल रहा है, बहुत तेज बारिश होने वाली लग रहा है। ठीक है, तो किलोइड ये 5 नंबर में आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन निकालिए, साइटोलॉजी नाम के चैप्टर में मिलेगा बेटा आपको। ये सबसे पहले जरा देख लो चैप्टर नंबर कौन सा है। यस, मेरे इसमें चैप्टर नंबर 11 है, बेसिक डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी। देखिए आपके पास वो चैप्टर किस 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 चैप्टर में है, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर हर किसी में अलग अलग है। बेसिक डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी, ठीक है। इसमें मुझे आपको, मेरे इसमें पेज नंबर 267 पर है, इसमें मुझे आपको पेप स्मीयर पढ़ाना है। पेप स्मीयर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में सालों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो निकालिए बेटा पेज नंबर 267, बेसिक डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब कि बायोप्सी, है ना। तो देखते हैं, मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है पेप्स स्मीयर। ये क्या होता है, हम लोग जो सर्विक्स है, वेजाइना है, यूटरस की एंडोमेट्रियम है ना, इनके अंदर ये क्या करते हैं बेटा, इसमें हम जो सर्विक्स है, यूटेरस है, एंडोमेट्रियम, वेजाइना, फॉर्निक्स, इनसे हम कुछ सेल्स जो हैं वो स्वेप लेते हैं। जैसे अभी कोरोना का टेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, गले का थ्रोट स्वेप ले रहे हैं, नाक का स्वेप ले रहे हैं कॉटन घुसा के। ठीक है, जैसे ईयरबड्स होते हैं ना, ऐसी लंबी लंबी बड्स होती है, उससे हम कॉटन में स्वेप लेते हैं सेल्स के लिए, फिर उसकी स्टडी करते हैं। तो एज इट इज बायोप्सी है ये भी पेप स्मीयर, जिसके अंदर हम सर्विक्स से, एंडोमेट्रियम से, वेजाइना से, फॉर्निक्स से, फॉर्निक्स जानते हो, जहां पर वेजाइना सर्विक्स से मिलती है उससे हम फॉर्निक्स बोलते हैं। ठीक है, तो वहां से टिश्यूज को लेते हैं और उसकी फिर माइक्रोस्कोप में बायोप्सी करते हैं। तो इस तरह की साइटोलॉजी जो एग्जामिनेशन है, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, बायोप्सी एग्जामिनेशन, इसको हम लोग बोलते हैं पेप्स स्मीयर, यदि वो फीमेल जेनेटल्स का किया जा रहा है तो। और इस पेप स्मीयर की वजह से 98% तक डेथ रेट कम हो गई है कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स से। यानी यूटेरस का जो कैंसर था, जिससे पहले 100 महिलाओं की मौत हो रही थी, अब मात्र 2 या 3 महिलाओं की मौत हो रही है। 90 से 98% महिलाओं की मृत्यु को कम कर दिया है इस पेप स्मीयर ने। तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, कुरेद के कोई भी कोशिकाओं को निकालना और फिर उसकी स्टडी करना, स्टडी ऑफ सेल, बायोप्सी, इसे बोलते हैं पेप स्मीयर। मैं पढ़ा रहा हूं, स्मीयर फ्रॉम फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट हैव ट्रेडिशनली बीन नोन एज अ पेप स्मीयर। महिलाओं के जेनिटल ट्रैक्ट से, चाहे वो सर्विक्स हो, चाहे वो एंडोमेट्रियम हो, चाहे वो फॉर्निक्स हो, चाहे वो वेजाइना हो, उससे हम लोग जो भी कुरत के थोड़ा सा कुरत कुरत के जो है वो सेल्स निकालते हैं और उसकी बायोप्सी करते हैं, इसको पेप स्मीयर बोला जाता है। ये पेप डॉक्टर होंगे, उन्होंने इसकी खोज की थी, पेप्स स्मीयर, PAP, पेप स्मीयर। This smear may be prepared by
अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक पहला है इसका वेराइटी, वो है लेटरल वेजाइनल स्मीयर, LVS। LVS is obtained by scraping of the upper 1/3 of lateral wall of vagina। तो वेजाइना की जो ऊपरी 1/3 वॉल होती, लेटरल वॉल, उससे आपको थोड़ी सेल्स को कुरत कुरत के निकालना है। उस टेस्ट को बोलते हैं एलवीएस। ये पेप स्मीयर की वेराइटी है, ठीक है। एंड इट इज आइडियल फॉर साइटो हार्मोनल असेसमेंट। यदि किसी महिला का हार्मोनल असेसमेंट करना है कि यार उसके शरीर में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल व्यवस्थित है कि नहीं है, यार जेनेटिक्स पे पूरा प्रॉपर हार्मोन जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके लिए बेस्ट है एलवीएस, लेटरल वेजाइनल स्मीयर। अपर 1/3 ऑफ लेटरल वॉल ऑफ वेजाइना से आप बायोप्सी लीजिए, पेप स्मीयर की एक पहली वेराइटी है। दूसरी वेजाइनल पूल स्मीयर आर ऑब्टेन्ड बाय स्क्रैपिंग फ्रॉम पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना। सर्विक्स जहां पर पीछे की तरफ वेजाइना से मिलता है, इसे पोस्टीरियर फॉर्निक्स बोलते हैं। 4 फॉर्निक्स होते हैं, एक आगे होता है एंटेफॉर्निक्स, एक पीछे होता है पोस्टीरियर फॉर्निक्स, और 2 लेटरल फॉर्निक्स होते हैं। जहां पर सर्विक्स और वेजाइना मिलते हैं उसे फॉर्निक्स बोलते हैं। पोस्टीरियर फॉर्निक्स से हम लोग टिश्यू निकालेंगे, उसकी बायोप्सी करेंगे, इसको वेजाइनल पुल बोलते हैं। और यह इट इज रिकमेंडेड फॉर डिटेक्शन ऑफ एंडोमेट्रियल एंड ओवेरियन कैंसर। यदि आपको लग रहा है किसी महिला को ओवरी का कैंसर तो नहीं है, आपको जांचना है कि यार इसको एंडोमेट्रियल यूटेरस का कैंसर तो नहीं है, तो आप वेजाइनल पुल करवाइए महिला का। तीसरा सर्वाइकल स्मीयर, सर्विक्स, इट इज ऑब्टेन्ड बाय कॉटन स्वेप। जो अभी हम देख रहे थे ना, कॉटन स्वेप कोरोना में, कॉटन स्वेप फ्रॉम पोर्शन ऑफ सर्विक्स, इट इज आइडियल फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कार्सिनोमा। तो आपको सबसे ज्यादा महिलाओं की भारत देश में मौत होती है ब्रेस्ट कैंसर से, सेकंड नंबर पे आता है कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। तो सेकंड नंबर का कॉज है ये महिलाओं की मौत के लिए। तो इसमें कॉटन स्वेप जो है वो हम सर्विक्स में डालेंगे, सर्विक्स के टिश्यू लेंगे और उसकी बायोप्सी करेंगे सीए सर्विक्स देखने के लिए, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। चौथा कंबाइंड स्मीयर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेजाइनल पुल एंड सर्वाइकल स्मीयर। तो जो सेकंड और थर्ड नंबर का था, पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना और सर्विक्स, दोनों से एक साथ टिश्यू लेंगे और उसका टेस्ट करेंगे, इसको हम कंबाइंड स्मीयर बोलते हैं। ये रूटीन पॉपुलेशन स्क्रीनिंग में काम आता है। 97% सर्वाइकल कैंसर इसी से डिटेक्ट किए जा सकते हैं। 97% कैंसर इससे डिटेक्ट होते हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। फिर ट्रिपल स्मीयर, जिसमें सर्विक्स, वेजाइना और एंडो सर्विक्स से हम स्मीयर निकालते हैं। एंड लास्ट एंडो सर्वाइकल, एंडोमेट्रियल, एंडो सर्विक्स और एंडोमेट्रियम से टिश्यू लेते हैं। तो बता दो सर्विक्स 2 टाइप की होती है, एक्टो सर्विक्स जिसमें स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, एक होती है एंडो सर्विक्स जिसमें कॉलमनर एपिथेलियम होती है। तो कॉलमनर एपिथेलियम का एंडो सर्विक्स और एंडोमेट्रियम से भी हम स्मीयर लेते हैं। ये सबसे लास्ट छठी वेराइटी है, ठीक है। ये भी कैंसर डिटेक्ट करने में काम आता है। तो इट इज ऑल अबाउट योर ठीक है, पेप स्मीयर, ठीक है। चलो एक टॉपिक और बचा है, 2 टॉपिक नर्वस सिस्टम के, वो हम कल ही पढ़ पाएंगे, लाइट है नहीं, है ना। तो कल स्टार्ट करेंगे बेटा नया कुछ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थोड़ा कम पढ़ने, है ना, ठीक। चलो इंदौर में बारिश हो रही बहुत तेज, एग्जिट हो जाओ।